नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपको मिलाते हैं किसी एक खास मेहमान से। It is indeed our privilege today to have with us the chairman of the NCSC Commission, श्री विजय सापला जी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू जी। और दूरदर्शन देख रहे सभी श्रोताओं को मेरी प्यार भरी नमस्कार। We are indeed indebted to you, sir, for your time today. थैंक यू। शुरुआत करना चाहूँगी सर, अगर NCSC की बात करें तो अंबेडकर जी का ध्यान आता है। किस तरह आप देखेंगे उनको और किस तरह परिभाषित करेंगे उनकी नीतियों को? डॉक्टर अंबेडकर जी को मैं जो अपनी लाइफ में समझता हूँ कि देखिए, जिस इक्वालिटी की हम बात करते हैं, समानता समरसता की बात करते हैं, सभी गुरुओं पीरों ने, सभी हमारे जितने भी धर्म गुरुओं ग्रंथों ने सभी में समानता की बात भी कही है, मगर उसको अमली रूप में कहीं किया है तो वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो जहाँ हमारे बहुत बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु भी कहीं वो नहीं कर पाए तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। तो मेरी परिभाषा, मेरे अनुसार तो भगवान से भी बड़ा कोई चीज़ है तो वो डॉक्टर अंबेडकर जी है। और आज मैं चाहे राजनीति के किसी भी क्षेत्र में पहुंच पाया हूं, चाहे मैं पहले MP बना, मंत्री बना और आज मैं चेयरमैन बना हूं, तो उसका अगर कोई कारण है और उसमें किसी कारण में बना हूं तो उसका एक ही कारण है, वो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। सो उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो जितनी हम करें उतनी कम है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी तो हम ये कहेंगे कि एक वो शख्सियत जिसका कोई आंकलन नहीं किया जा सकता, वो ऐसी शख्सियत है जितनी करोगे उतनी कम पड़ेगी। तो मैं तो बिल्कुल, एंड ही इज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इतना कुछ उन्होंने किया कि उसका मूल्यांकन करना हमारे लिए सही भी नहीं है, सिर्फ और मुश्किल है। उसके लिए हम सिर्फ उनको संविधान के निर्माता के रूप में या दलितों के नेताओं के रूप में या दलितों के सुधारक के रूप में नहीं, अब ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जितनी बड़ी उनकी योगदान है, चाहे रिजर्व बैंक के रूप में है, चाहे वो बिजली के उत्पादन में नेशनल ग्रिड के रूप में है, बड़े बड़े डैम बनाने के रूप में है, और अर्थशास्त्री के रूप में सबसे बड़ा उनका रूप जो है योगदान देश के लिए है। और वैसे तो उनकी सारी स्टडी अर्थशास्त्र पे थी, मगर उन्होंने तो लॉ की तो एक ही डिग्री की थी, मगर वो आज देश के संविधान के निर्माता कहें या आधुनिक भारत के निर्माता कहें, क्योंकि जब उनको हम संविधान के रूप में भी देखते हैं और बाकी अर्थशास्त्री के रूप में भी देखते हैं, समाज सुधारक के रूप में भी देखते हैं, तो हम इस आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही देखते हैं। बिल्कुल, और उनके लिए भी जैसे आपके लिए है राष्ट्र सर्वोपरि था। मगर यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि बाबा अम्बेडकर की बात करें तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दैट इट गिव्स अस द राइट्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वल राइट्स इन एवरी एस्पेक्ट। तो क्या दलित हितैषी होने के नाते और इस कमीशन के चेयरमैन होने के नाते आप किस तरह देखते हैं, आर वी गेटिंग दोज राइट्स फॉर द दलित्स? देखिए, मैंने जैसे पहले शुरुआत की थी कि हमें शिक्षा दीक्षा तो सभियों ने दी और उसको अमली जामा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहनाया, मगर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी ये कहा था कि संविधान चाहे कितना भी बढ़िया हो, मगर उसको अमली रूप में लागू करने वाले अगर उनकी मंशा ठीक नहीं होगी तो ये संविधान कितना भी बढ़िया हो वो अच्छा नहीं होगा। और संविधान चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर उनके लागू अमल में लाने वाले लोगों की मानसिकता बहुत ऊंची है तो ये संविधान अपने आप में बहुत बढ़िया होगा। तो यहाँ पर ये बात है कि संवैधानिक रूप से तो अधिकार मिले, मगर वो प्रैक्टिकल रूप में कहीं ना कहीं फिर भी उस चीज़ों से पीड़ित रहना पड़ा, जिस कारण
ये जब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी आया, और एक्ट आने के बाद भी जब उसको भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ तो उसकी देख रेख के लिए 1992 में SC/ST कमीशन आया। और SC/ST कमीशन का काम जब बढ़ा, क्योंकि SC का काम भी बढ़ा और बढ़ा, और तब SC और ST के दोनों कमीशन किए गए। SC अलग किया गया, SC शेड्यूल ट्राइब्स को अलग किया गया। हाँ, और SC के पहले अध्यक्ष के रूप में सूरजभान जी 2004 में उनको बनाया गया। और मुझे इसका सौभाग्य छठे अध्यक्ष के रूप में या छठे चेयरमैन के रूप में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं वो मानसिकता आज भी काम करती है, जिस कारण हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। होना तो ये चाहिए था कि जब हमारे जो धर्म हमें सिखाता है कि आपस में प्यार करना, हम जगह जगह धर्म नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना सिखाता नहीं है, प्यार है हमारा बीच में, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मगर इनको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल रूप में शायद वो नहीं दिखाई देता जो दिखाई देना चाहिए, और इसी के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, जिसकी ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं पड़नी चाहिए थी। मुझे सर, आपने जैसे ही ज्वाइन किया एज चेयरमैन, यू टुक अ स्टांस अगेंस्ट IIT, और एज वी स्पीक SC कमीशन ने जो एक्ट आया था उस पर भी अराउंड 70 संशोधन हो चुके थे पार्लियामेंट की अगर बात की जाए। मगर आपने ये जो लैश आउट किया वो IITs के लिए जो आपने बोला कि यस रिजर्वेशन नीड्स टू बी देयर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे किसी ने सवाल किया था कि भी IIT में या कुछ IIT में या IIM में कि ये रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये था कि भी बहुत सारे लोग पीड़ित होते मगर वो बहुत गुणवान होते। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, अगर उनको भी महाराजा वडोदरा ना सपोर्ट करते तो फिर उनका ज्ञान कहाँ से आता। अगर उनको भी वो ब्राह्मण मास्टर जो खाना अपने घर से लाके उसको खिलाता था, जिसने अपना नाम उसको अम्बेडकर दिया, अगर वो ना देता और उसको और प्रोत्साहित ना करता तो शायद वो रह जाता। तो प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ाने का नाम ही आज के युग में रिजर्वेशन के रूप में देखते हैं। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी इतने वो आगे ना आते तो देश के संविधान के लिए कल्पना करो कैसा होता, तो आज वो समाज कैसा होता। तो कल्पना करके थोड़ा सा कई बार अंदर से रोंगटे खड़े होते, तो आज शायद विजय सांपला नाम का व्यक्ति भी आपको नजर ना आता। तो कहीं ना कहीं उनको भी जरूरत पड़ी। मगर काबिलियत की बात करें, अगर वो कहेंगे काबिलियत के अनुसार इस देश को चलाने में सबसे बड़े जो हैं हम धर्म ग्रंथ जिनके कहते हैं, वेद वो रामायण और महाभारत को हम कहते हैं धर्म ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ कहते हैं। उन दोनों के रचयिता कौन है? दोनों के रचयिता हमारे समाज से हैं। और जब महाभारत में हमें समाज कैसा होना चाहिए ये सिखाता है, रामायण परिवार कैसा होना चाहिए ये सिखाता है, और संविधान हमें देश कैसा होना चाहिए ये सिखाता है। और देश, समाज, परिवार सब कुछ चलाने का अगर शिक्षा देखिए, ये करने का काम अनुसूचित जाति के लोग करते हैं। और आप बाद में कहेंगे कि टीचर प्रोफेसर रखने के लिए हमें इसमें ये नहीं चाहिए, मगर वहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी है। तो जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसी का नाम रिजर्वेशन कहते हैं। और अगर आप कहेंगे कि उनमें काबिलियत नहीं है, ये कहना उचित नहीं है। आपके मायने में गुड एजुकेशन किसे कहा जाएगा? बिकॉज आई बिलीव यू रियली आर फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। मैं वैसे तो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और कॉलेज के नाम पे मैं कभी गया नहीं। मैं मज़दूर आदमी हूँ, मज़दूरी करता है, बेलचा चलाता चलाता इस मुकाम पे पहुंच गया कि देश का सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति था, सबसे छोटे दर्जे का, और देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का एक सदस्य था। उनमें भी कुछ जो गिने चुने थे उसका सदस्य रहा हूँ। तो इसका मतलब कहीं बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है और सबका संगठन परिवार का है। और शिक्षा की दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि अक्षर ज्ञान हो। आज शिक्षा की नज़रिए से वो डिग्री को देखते हैं। डिग्री शिक्षा में आपको कुछ समाज में कुछ देने के लिए नहीं बनती। समाज में अगर आपकी मानसिकता क्या कहती है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत सारे लोग जहाँ पर डिग्री लेके घूमते हैं मगर वो सामाजिक
कुछ देने के बजाय असामाजिक काम करते हैं, तो ऐसी शिक्षा की ज़रूरत मेरे नज़रिए में नहीं है। और शिक्षा आज की डेट में तो एक अलग रूप ले चुकी है, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, इन चीज़ों के रिश्तों के तो कोई मायने नहीं है। कहीं भी किसी शिक्षा में भी इन चीज़ों के प्रति एक भी लाइन किसी में भी नहीं लिखी गई। हम अपने कल्चर से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं कि आपका एक पति पत्नी का कच्चे धागे का रिश्ता होता है था, और उसको मजबूत कैसे करें इसके लिए तो किसी ने नहीं शिक्षा दी। पति पत्नी का के साथ साथ हमने दो भाई कैसे मिलके रहे, इनकी भी ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की। बहन भाई का रिश्ता और मजबूत और देखते हैं कि रोजाना गिरावट आ रही इन रिश्तों में सभी में। और माँ बाप के प्रति बच्चे का क्या होना चाहिए, कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मगर हमें दिखाई कुछ उल्टा दिखाया, जो हमें कानून में पढ़ाया जाता है उसमें तो एक दूसरे के साथ कैसे खींचना है उनसे अपने अधिकारों को। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो भाई भाई लड़ रहा है, वहाँ पे कोर्ट में देखेंगे कि बहन भाई लगे, पति पत्नी एक दूसरे को, जिसको कच्चे धागे का 7 जन्मों का रिश्ता था वो 7 दिन नहीं टिक रहा है। तो वो इस चीज़ों की ज़रूरत जहाँ थी शिक्षा दीक्षा की, वो शायद कमी हमें नज़र ज़रूर आ रही है मेरी नज़रिए से। मैं ये कहूँगा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, मगर किसी की राय क्या हो क्या नहीं मुझे नहीं पता। मगर मेरे नज़रिए से सामाजिक, जब तक हमें इन रिश्तों की मजबूती नहीं होगी, एक परिवार मजबूत नहीं होगा, तब तक वो उसका मोहल्ला, जिस मोहल्ले में रहते हैं वो उसमें मजबूती के लिए काम नहीं कर सकता। जब तक आपस में प्यार नहीं होगा तो वो समाज को कुछ नहीं दे सकता। जब समाज को कुछ नहीं दे सकता तो वो देश को भी कुछ नहीं दे सकता। आप मजबूत हों, परिवार मजबूत होगा, आपने मोहल्ले को, आपके शहर को मजबूत करने में आपका प्रयास रहेगा, तभी वह प्रदेश में होगा, और तभी आपके अंदर राष्ट्रीय भावना जो है वो उत्पन्न होगी। जब माँ के प्रति आपका स्नेह नहीं है, बाप के प्रति स्नेह नहीं है, बहन के प्रति स्नेह नहीं है, तो किसी तीसरे के लिए स्नेह कहाँ से आएगा? ये संभव ही नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर शिक्षा में कहीं हमारा कुछ नहीं है जिस पे होना चाहिए था। तो शिक्षा में जो मेरा कहना है कि ज़रूरी नहीं कि उसके पास डिग्री हो, आप शिक्षा के बिना भी अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अब जिन्होंने भाखड़ा डैम बनाया उनके पास इंजीनियर की डिग्री नहीं थी। तो ये बहुत सारे काम, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पुराने बने हैं उनके पास किसी के पास डिग्री नहीं थी। आज गुरु नानक देव जी के ऊपर बहुत सारे थीसिस लिखे जाते हैं, पीएचडी, मगर वो उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। जितने भी पीर पैगंबर हुए किसी के पास कोई डिग्री नहीं थी, मगर उनके ऊपर पीएचडी की जाती है। डिफरेंट थी, उनकी मानसिकता अलग थी। तो उनकी मानसिकता के कारण ही हम उनको गुरु या भगवान की संज्ञा देते हैं। इसका कारण ही ये है कि उनकी सोच अच्छी थी, उन्होंने समाज को कुछ देने की कोशिश की थी। और शिक्षा जो थी, शिक्षा का मतलब अक्षर ज्ञान नहीं, शिक्षा का मतलब जो एक कर्तव्य होता है वो व्यक्ति को निभाने के लिए ट्रेंड करना, उसको मेरे हिसाब से शिक्षा है वो होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर दलितों की बात की जाए या शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो किस तरह का उनकी मानसिकता है इस वैक्सीन को लेने के लिए? हाउ आर पीपल रिएक्टिंग टू दिस? और उनका जो लॉकडाउन का पीरियड था या ये जो पूरा पीरियड रहा है उसमें कई आपके पास आए होंगे हेल्प के लिए, क्योंकि हर कोई इस दौर से गुजर रहा है। इट्स नॉट ओनली दीज, इट्स ऑल ऑफ अस। तो आप उसको कैसे देखते हैं, उस जर्नी को? देखिए, पहले तो मैं अपने देश के साइंटिस्ट को उनको सैल्यूट करूंगा, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े विकसित देशों के मुकाबले में सस्ती भी, समय से पहले भी और बढ़िया वैक्सीन तैयार करके इस देश में दी, और आज पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा सराहना भी होती है। और उसके पीछे भी एक संकल्प था, और उसमें कहूँगा कि भारत सरकार का विशेष रूप से मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, ये मैं दिल से मानता भी हूँ। दूसरा, जहाँ तक पूरा देश कहेंगे पूरी दुनिया इसके कोरोना काल में प्रभावित हुई है, तो दलित समाज भी प्रभावित हुआ है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि प्रभावित दलित समाज हुआ तो मैं तो कहूँगा इंसान प्रभावित हुआ है। उसमें हर तरह के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हुए हैं, और उनको भी आज आकाश से नीचे आते हुए देखा है, अर्श से फर्श पे आते हुए देखा है। तो प्रभावित तो सभी हुए हैं, मगर इतना ये भी है कि फिर भी लोगों ने बहुत साहस से काम लिया है, और प्रधानमंत्री ने जहाँ जहाँ जैसे भी दिशा निर्देश दिए हैं तो लोगों ने उसके साथ खड़े हुए। इसी कारण
हमारा देश में जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर उसके हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा कंट्रोल इस सरकार ने किया है, जिसके लिए पूरा देश उनको जो धन्यवाद भी करता। जहाँ तक आप वैक्सीन के रूप में अनुसूचित जाति समाज का क्या नज़रिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दलित समाज तो इस वैक्सीन को वेलकम कर रहा है। पारिवारिक लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी अब आपकी। आप अपने कुछ संघर्षों के बारे में बताएं हम सभी को। यू स्टार्टेड योर जर्नी इन मेनी लेवल्स इन लाइफ, फिर आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन की? आज जब मैं राष्ट्र प्रेम की बात करता हूँ, देश के प्रति जो एक नेशनल स्पिरिट होनी चाहिए थी, वो कमी को देखता हूँ। तो अगर उसकी पूर्ति के लिए मैं देखता हूँ तो मुझे एक ही ऑर्गेनाइजेशन नज़र आई, वो थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक, और उसको इसलिए मैंने अपने दिल से अपनाया भी है। और मेरे तो बहुत सारे रिश्तेदार परिवार शायद उसका विरोध भी करते होंगे, मगर क्योंकि राष्ट्रीय परमोधर्म है, पहले राष्ट्र है, फिर मेरा संगठन है, फिर मैं हूँ, ये जब बात आती है तो इसका मतलब मैं तीसरे नंबर पे हूँ। मगर मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, नेशन फर्स्ट, देश है पहले, फिर मेरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आरएसएस हो तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, फिर मैं हूँ। तो जब ये बात आती है तो नेचुरली एक स्वाभाविक रूप से भी, एक इमोशनल रूप से भी कह सकते हैं कि उनके साथ लगाव मेरा होना ज़रूरी था। सो इसलिए मैंने इन चीज़ों को ज्वाइन किया, और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने ऐसी संगठनों को के साथ अपने आप को जोड़ा है, जिन्होंने देश के साथ साथ एक गरीब की भी सुनी है। नहीं तो मैं तो एक मजदूर आदमी था, मैं तो बेलचा चलाने वाला। 11 साल मैंने सऊदी अरब में काम किया। हाँ, उसके बारे में भी बिल्कुल। और 11 साल मैंने सऊदी अरब में काम किया। हाँ। तो नेचुरली है कि उस वक्त मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो यहाँ पर आया तो मैंने राजनीति को ज्वाइन भी किया, और परिवार ने मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया है। और अगर मैं परिवार की बात करूँ तो जहाँ पत्नी और बच्चे तो हैं, मगर माता जी भी हैं, मगर बड़े भाई का बहुत बड़ा सहयोग रहा। नहीं तो आज की डेट में जब काम एक आदमी ना करे और दूसरा करे तो ये थोड़ा सा खटास रिश्तों में आती है। मगर मेरे भाई ने मुझे कहा कोई चिंता नहीं करनी, मैं संभाल लूँगा, अगर आप लग गए हो, आपकी इच्छा। पहले उन्होंने मेरा बुरा विरोध किया कि राजनीति मत करो, मगर जब हम चले गए तो बाद में उन्होंने इतना सहयोग किया, तो मैं उसकी बयान भी नहीं कर सकता कि बहुत सारे कष्ट उन्होंने देखे होंगे, मगर मुझे कष्ट कभी नहीं आने दिया। और मैंने तो अक्सर ये कहा है कि भाई अगर मुझे कोई पूछे कि आपने भगवान को देखा है, तो मैं अपने बड़े भाई को, क्योंकि मैं इतने 2 लाइनों में उसको इतनी छेती से इतनी जल्दी से उसका व्याख्यान नहीं कर सकता, मगर जब कोई पूछता है कि भगवान को देखा, तो मैं अपने बड़े भाई को देख के कह सकता हूँ कि हाँ मैंने भगवान देखा है। कि भगवान से हम क्या क्या ले सकते हैं, शायद मुझे उससे ज़्यादा भी मुझे दिया। भगवान से कई बार हम मांगते हैं, मुझे बिना मांगे भी उसने दिया है। सो इसलिए जब मेरी ज़रूरत को उसने खुद महसूस किया और उन्होंने दिया, तो मेरे लिए तो वो भगवान के सम्मान है। तो मुझे उनकी तरफ देख के कभी मैं कह सकता हूँ, तो ये सम्मान इतना। और क्योंकि सर पे जब पिताजी ना हो और भाई हों तो अपने अपने काम में लग जाते हैं, और हम परिवारों को टूटते हुए देखते हैं। हमने इस सभी धारणाओं को चेंज किया है, तो ये कोई धारणा को चेंज करने वाला व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई मैंने अगर अपने भाई को देख के कह सकता हूँ कि मैंने भगवान को देखा है। बिल्कुल, जो आपने अभी कहा सऊदी अरब में आप रहे थे 11 साल, तो हम भी जानना चाहते हैं और सारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या किया वहाँ, अगर आप शेयर करना चाहें तो। ऐसा है कि भाई मैं वहाँ पर मज़दूर के रूप में गया था। मैंने मैसन के हेल्पर के रूप में मसाला बना के भी दिया, कारपेंटर के हेल्पर के रूप में भी काम किया है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सभी के हेल्पर के रूप में काम किया है। और एक घटना जब मैं अक्सर बहुत सारे लोगों को सुनाता हूँ कि जिसने मेरी में बहुत बड़ी तब्दीली लाई। एक बार मैं प्लम्बर का हेल्पर के रूप में काम कर रहा था, तभी जिसमें हम वाशरूम में हम उसको फिनिशिंग टच देने गए, तो वहाँ पे लेबर काम करती है तो इधर उधर अपनी गंदगी फैलाती है। तो गए तो वहाँ पे किसी ने अपनी पोटी कर रखी थी। तो मेरा जो बॉस था पाकिस्तानी था, उसने कहा कि नहीं,
बॉस मतलब प्लम्बर था, मैं तो उसका हेल्पर था। तो कहता है हम नहीं काम करेंगे, हमको यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, पहले ये सफाई होगी। उन्होंने बड़ी हैंकी फेंकी की और मैं बड़े सॉफ्ट शब्दों में कह रहा हूँ, शायद उन्होंने बहुत अजीब तरह की थी कि उनको बहुत बड़ा मान था कि मैं प्लम्बर हूँ, मतलब बहुत बड़ा मेरा रुतबा है। तो हमने कोई, मैं तो लेबर था तो मैंने भी टूल बॉक्स बंद किया, बैठ गया। थोड़ी देर में फोरमैन आया, उसने भी पूछा क्यों बंद है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी था। तो उसने भी जब उनको बताया कि नहीं नहीं ऐसा है, ये गंदगी है, तो उसने उसी के सामने वही हैंकी फेंकी की। तो फोरमैन ये कह के चला गया कोई बात नहीं मैं करवाता हूँ। थोड़ी देर बाद कंपनी का मालिक आया, उसने भी पूछा भी क्यों कर रहे हो, वो तो वैसे ही चेक करने के, वो अक्सर नहीं आता था, इत्तेफाक से आया था। तो उन्होंने कहा क्यों बैठे हो, तो मैंने हाथ अपने बॉस की तरफ कर दिया। तो उसने वही हैंकी फेंकी वहाँ कही कि ये हम यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं हैं, ये वो करके उसने कह दिया। तो उसने इधर उधर देख के मुझे कहा कि विजय वो लिफाफा लेके आओ। वो सामने प्लास्टिक का लिफाफा गिरे होते, तो मैंने कहा लेके आया। कहते ये बाल्टी ले आओ और ये पानी की लेके आओ। मैं पानी की बाल्टी भर के लाया, तो उसने अपने हाथ पे लिफाफा चढ़ाया और मुझे कहा ऊपर से पानी डाल दो, और उसने हाथ से साफ़ कर दिया। और मैं वहाँ पे खड़ा स्तंभ था, क्योंकि मैं उस कंपनी का सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति था, और वो जो व्यक्ति लगा था वो कंपनी का सबसे मालिक था, तो सबसे ऊपर बड़े दर्जे का था। बहुत बड़ी सोच। और हम सुबह से लेके शाम दोपहर तक बैठे रहे थे, हमारे लिए वो बहुत बड़ी समस्या थी और काम रुका पड़ा था, और उसने 2 मिनट में काम ख़त्म कर दिया। और जो उसने शब्द कहे थे बाद में थे कटास के, मगर वो प्रेरणादायक थे। उसने कहा था कि विजय आपके पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान था तो मैं हिंदुस्तान का था, उसने कहा कि आपके पाकिस्तान हिंदुस्तान में प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, मगर उन सब के कारण, आपके ये ईगो के कारण यहाँ पे आप लेबर कर रहे हो, और हमारे पास प्रकृति का दिया कुछ नहीं है। तेल भी आप लोगों ने बाहर से आके निकाल के दिया, और हमारे पास तो रेता ही रेता थी जो बनाया, जो कुछ आपने लोगों ने आके बनाया। तो हमारे पास कुछ ना होने के बावजूद भी हमारे में ये ईगो नहीं है, तो इसलिए हम आपके बॉस हैं। वंडरफुल। तो ये बात बहुत बड़ी चीज़ थी। तो उस दिन से तो मैं एक चीज़ बांध ली कि अब ज़िंदगी में मैं लेबर नहीं रहना, और वो भी कभी लेबर का हुआ था। तो मैं उसी कंपनी में काम करते हुए मैं प्लम्बर में बना गया। उसी कंपनी में काम करते हुए मैंने इलेक्ट्रिशियन का, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिशियन के साथ भी काम किया था, उसी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन भी बना। उसी कंपनी में काम करते हुए मैं कंपनी का फोरमैन भी बना, और बाद में मैंने उसी कंपनी के मालिक के साथ एक पार्टनरशिप के साथ भी अपनी कंपनी खोली। सो ये चीज़ें कुछ थी जो प्रेरणा देके आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और जब मैं कहता था कि मैंने अपना बिजनेस करना, तो मेरे दोस्त ही कहते थे कि पंजाबी के जादी कोड़ के लिए क्षत्रियन जफे भाव, छोटे लोग हैं, बड़ी बड़ी सोचते हैं, मगर आज वो सब कुछ सामने नज़र आ रहा है। मगर वो सीखा मैंने उस सऊदी अरबियन कंपनी के मालिक से, जिसने ये सिखा दिया कि आप चाहो कुछ भी करना चाहो, मन में सोच लो और करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो कर लोगे। और आज मैं बिजनेसमैन के रूप में भी ठीक ठाक आगे आया, और भगवान की कृपा से आज इस मुकाम पे आ गया। और अगर दूसरे आपके हिसाब से शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से देखें तो मैं कुछ नहीं हूँ, मगर वहाँ पर अगर वक्त के थपेड़ों के सर देखें तो मेरे पास बहुत कुछ भगवान ने, आप सब लोगों की कृपा से, दुआओं से और अनुभव से बहुत कुछ मिला है, और यही कारण है कि आज मैं इस मुकाम पे भी हूँ। बहुत सुंदर जो आपने बताया, इट्स रियली हार्ट रेंडिंग एंड वेरी टचिंग। अब चलते चलते मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपने परिवार को टाइम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि एक नेता या एक चेयरमैन का काम बहुत कठिन होता है, समय कम मिलता है, पर फिर भी आपने कुछ 29 साल से या 30 साल से डिनर अपनी पत्नी के साथ ही किया है। 26 साल तक, क्योंकि परिवार को परिवार भी बनाना होता है। तो मैंने कहीं भी रहा हूँ पंजाब में, बाहर गया तो मैं कह नहीं सकता, मगर पंजाब में कहीं भी था तो हम खाना इकट्ठा खाते थे, ताकि उसमें परिवार जुड़ाव रहे। जब पत्नी को पता है कि मेरा पति भूखा आएगा, उसने मेरे साथ ही खाना खाना है, उस एहसास को, जिसको मैं कह रहा था कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करना कैसे, इसको कोई नहीं सिखाता, मगर मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने सिखा दिया इन वक्त के कि अगर परिवार को इकट्ठा करने के कुछ तरीके भी हैं। और उसमें एक तरीका ये भी था कि भाई
आप इकट्ठे खाना खाओगे तो उसको ये एहसास रहता है कि मेरा पति बाहर से भूखा आएगा, तो उसको भी चिंता रहेगी। और उस शाम को जब हम इकट्ठे बैठते थे, सारा दिन में कौन आया था, उसकी कोई लड़की आई थी वो ये दे गई, फलां आया था ये मैसेज दे गया था, मासी ये कह गई है, बुआ ये कह गई है, तो वो पारिवारिक चर्चा भी वो आधे घंटे 2 घंटे में जो संक्षेप में कर लेते थे। और उससे उनको जो सबसे बड़ी बात थी कि हम एक दूसरे के प्रति इस चीज़ से संतुष्टि थी कि हमारा एक दूसरे के प्रति लगाव है। और इसमें मैं कहूँगा मेरी माँ, पत्नी, भाई का तो मैंने आपको बता ही दिया कि उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, मगर बच्चों ने भी मुझे सभी ने साथ दिया और आज तक भी बच्चे भी आज्ञाकारी हैं। अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान ने जितना मुझे दिया मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। और चाहे परिवार की तरफ से चाहे बाहर की तरफ से जो मांगा लक्ष्य मैंने रखा है वो हासिल किया है आज तक। और ये उसमें परिवार जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। And on this note, I'd like to thank you for joining us today. More power to you, more success to you, sir. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद सभी. And to all our viewers, this was a conversation with Shri Vijay Sampla, who's the chairman of NCSC, and he told us a very, very important thing, that it is in giving that we receive. आप सभी जुड़े रहिए, देखते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।